बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM, जिसकी सरकर्दा जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसकी कल तदफीन हुई है। कल वाक़तन उसकी तदफीन हो गई है और उसके बाद अब रस्म कुल होंगे, 40वां होगा, ये किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन तदफीन उसकी कल हो गई है। कल वो वफ़ात पा चुकी है और इंतहाई बेमौत मारी गई है। उसकी वजह कल बजट पेश किया इसहाक डार साहब ने, और वो बजट जो है और पिछले एक साल का इक़्तिसादी सर्वे आदाद शुमार जो मईशत के हवाले से थे, वो ऐसे होशरुबा और इंतहाई ख़तरनाक बल्कि ज़िल्लत आमेज़ थे कि बड़े से बड़े जो हैं वो भी देख के शर्मा गए। और मुझे वो याद आ रहा है, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा था कि देखें जी, आज पहला दिन है शहबाज शरीफ साहब का और डॉलर नीचे चला गया है, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है और ये समरात आ रहे हैं। ये DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनके ये सुनहरी हरूफ जो हैं, सुनहरी अल्फाज जो हैं, वो आज तक गूंज रहे हैं कानों में। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और ये जो एक भानमती का कुंबा ला के बिठाया है, इसने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करना है। और इस जड़ों को खोखला करने वाले किधर हैं और जो इसके मास्टर प्लेयर थे वो किधर हैं, इसके मास्टरमाइंड किधर हैं। ये सारा ढांचा बनाया गया था और ये जो लेके आए थे, नाबगे लेके आए थे सारे के सारे, इन 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद को यहाँ पे ला के बिठाया था, वो साहब किधर हैं आजकल। वो साहब आजकल आपको नजर आते हैं फ्रांस की गलियों में, कभी UAE में, कभी कहीं वहाँ पे फिर रहे हैं। और जब उनकी बेइज्जती होती है और फिर उसकी वीडियो जो सोशल मीडिया पे आती है, फिर उस सोशल मीडिया से उस वीडियो को भी हटवाने की कोशिश की जाती है। तो वो है असल में कौमी मुजरम। इस सारी सूरत हाल के जो मास्टर माइंड हैं, मास्टर प्लेयर थे, वो वही थे। और इसलिए अब जो इनके परिंदे थे वो इस वक्त हमारे सामने हैं और इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। और कहाँ गया वो मिसाक़े मईशत? एक माइनस इमरान खान को किया था ना, माइनस इमरान खान को करके बाकी तो 14 जमातें आपके साथ थी, 14 जमातें, वो मिसाक़े मईशत किधर गया? वो मईशत को ऊपर लेके जाना किधर गया? कुछ आदाद शुमार आपके साथ शेयर करता हूँ। और उसके बाद जो PDM की तदफीन हुई है और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज की इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होने जा रहा है और वो बहुत ही भयानक किस्म का होगा। आगे जाके आपको कुछ चीज़ें भी बताता हूँ। अब ये इक़्तिसादी सर्वे है 2022-23 में क्या हुआ है। 2022-23 में जी, गुज़श्ता एक साल के दौरान बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वालों में बड़ा इजाफा हुआ है। 2021 में जो इमरान खान का दौर था, जिसको आप बदतरीन दौर कहते थे और बाजवा साहब फरमाते होते थे कि वो मौत मईशत का सत्यानाश कर दिया है, 2021 में 2,86,000 लोग बैरून मुल्क गए पाकिस्तान से मुलाजमत के सिलसिले में और हसूल रोज़गार के सिलसिले में। लेकिन 2022 में जो पिछला साल गुजरा है और जो मुकम्मल तौर पे इन्हीं का साल था, 2022 में जी 8,29,549 पढ़े लिखे लोग बाहर चले गए हैं। ये हमारे सामने टेबल पड़ा है और ये है इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट है। हाँ, अलबत्ता गधों की तादाद बढ़ गई है। पढ़े लिखे रोजगार, पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो चले गए हैं बैरून मुल्क और पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ गई है और वो भी 1 लाख पूरी तादाद बढ़ी है। और घोड़ों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ और ना ही खच्चरों की तादाद में इजाफा हुआ है। दूसरा एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये जितने भी, मैं बार बार कहूँगा कि वो किधर हैं जो ये सब कुछ कह रहे थे। और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भरपूर तरीके से दिखाई गई थी और शादियाने बजाए गए थे कि हमने एक बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, एक अच्छी खासी हुकूमत को फारिग करके 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद को ला के, और वो भी इलेक्शन ईयर में, ताकि ये सारे का सारा खेल जो है वो अपने कंट्रोल में किया जा सके। एक दूसरा एक और है जी, और वो है इक़्तिसादी सर्वे के 4-5 फिगर बताऊंगा, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो 12% थी और 12% से 38% पे चली गई है। महंगाई 38% पे, कहाँ 12% और कहाँ 38%। और अब आपने देखा होगा कि जब 12% थी तो हर टीवी चैनल वो जो है, ख़ास तौर पे 3-4 टीवी चैनल, तो वो माइक लेके फिर रहे होते थे, महंगाई कितनी होगी, हो महंगाई कितनी होगी, महंगाई कितनी होगी। और अब ऐसा कुछ नहीं है। आपको कहीं कोई पैकेज नज़र नहीं आएगा, महंगाई का कोई तूफान नज़र नहीं आएगा, किसी टीवी चैनल पे नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि हुक्म हाकम है
کہ مسلم लीग नवाज को कुछ नहीं कहना। ये पिछले 1 साल से यही हुक्म हाकिम है, मरियम साहबा को कुछ नहीं कहना और नून लीग को कुछ नहीं कहना, गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहना और इनको ग्लोरीफाई करना है। लिहाजा ये है 38%, 38%। उसके बाद जीडीपी जिसको शरह नमू कहते हैं, तरक्की की रफ्तार कहते हैं, वो 6.1 से 0.29% पे आ गई है। शर्मनाक हद तक अफगानिस्तान से भी बदतर, श्रीलंका से भी बदतर, इंडिया से भी बदतर, बांग्लादेश से भी बदतर, साउथ एशिया में सबसे नीचे ये है हमारा हाल। उसके बाद है इंडस्ट्रीज, 6.8% की ग्रोथ थी और अब कितनी है, अब है -2.94, मनफी पे चला गया है। ये है हमारी इंडस्ट्रीज का हाल, क्योंकि सारी सनतें तो बंद पड़ी हैं। ज़राअत जो है वो 4.3% रफ्तार थी, अब है 1.55 और आधे से भी बल्कि 3 गुना कम हो गया है। सर्विसेज में 6.6 था और इस वक्त सर्विसेज का है जी 0.86% है, शर्मनाक। और फिर पर कैपिटा इनकम इमरान खान साहब के ज़माने में थी $1765 थी और अब है जी 1568 पिछले 1 साल में, जो कि इनका था। इन्वेस्टमेंट है जी, इन्वेस्टमेंट जीडीपी का 15.7% थी और अब है 13.63%। ये तो है इस वक्त की सिचुएशन। और इनको लेके आए थे, इनको लाके बिठाया था कि पाकिस्तान की मईशत को ये ठीक करेंगे और 1 साल में 15,000 अरब रुपया इन्होंने कर्जा चढ़ाया है, 15,000 अरब रुपया। तो इसलिए मुस्लिम लीग नवाज जो कि समझ रही थी और डार साहब जो कि समझ रहे थे कि अगली हुकूमत भी इनकी होगी, वो तो इनका तो हो गया पत्ता साफ। और इस सारे सर्वे के मुताबिक और इस बजट के बाद तो इनका कोई इम्कान नहीं है। अब अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जो इनको बचाने वाले थे, इनको प्रमोट करने वाले थे, इनको सहारा देने वाले थे, अब उनको भी कहा जा रहा है कि बस करें सर, काफ़ी हो गई है, इससे ज़्यादा आप इनको क्या आजमाएंगे। और अभी आप चाहते हैं कि इनको अगला टेन्योर भी दिया जाए, अगली हुकूमत भी इनके हवाले किए जाए, जो 1 साल में कोई एक शोबा नहीं जो इसको ठीक कर सके हों। तो लिहाजा हाँ, अलबत्ता अपने सारे मुकदमात उन्होंने साफ करवा लिए, अपने मुकदमात ख़त्म करवा लिए और मुखालिफिन पे मुकदमात की भरमार हो गई। और वो भी सारे का सारा मलबा जो है वो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे जा रहा है, जो इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। जेलों में लोग भरे हुए हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। सियासी कैदी की तादाद है। चौधरी परवेज इलाही साहब को 6x6 के कमरे में 6x6 फुट के एक वो काल कोठड़ी में रखा हुआ है और उनको ना ही चारपाई दी गई है, ना ही कोई बेड दिया गया, बल्कि एक पतला सा एक गद्दा है, मैट्रेस है, वो बिछाया हुआ है फर्श पे और वहां पे, और उनकी निगरानी पे 2-3 बंदे बैठे हैं। 2-3 बंदे भी उनकी निगरानी में बैठे हैं कि कहीं जेल हुक्काम इनके साथ कोई रियायत ना कर दें, कोई नरमी ना कर दें। ये है चौधरी परवेज इलाही साहब की जेल। और उनको एक ही सबक सिखाना, उन्होंने कहा गया कि बस आप, चूंकि आपने उस वक्त हमारी बात नहीं मानी थी और पंजाब असम्बली तोड़ दी थी, तो अब जरा हमारी बारी है। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, पीटीआई छोड़ दें, इमरान खान को छोड़ दें, हम आपको बाइज्जत तौर पे बाहर भेज देंगे। लेकिन चौधरी परवेज इलाही साहब हैं और उनकी अहलिया कल उनको मिल के आई हैं और उन्होंने आके ये बताया है, मीडिया में तो नहीं बताया लेकिन अदरवाइज उन्होंने बताया है कि उनको इंतहाई बदतरीन हालत में रखा हुआ है चौधरी परवेज इलाही साहब को, और उनका कसूर सिर्फ यही है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो साथ खड़े हैं। उसके बाद बाकी जो है इसी तरीके से बाकी लोगों को भी यही मुसीबतों में रखा हुआ है, तमाम के तमाम। वो खास सेनेटर एजाज चौधरी हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, सनम हैं, फलक हैं, सब के सब, खदीजा शाह हैं, उन सब को इन्होंने बदतरीन हालत में रखा हुआ है जेलों में। तो ये तो इनकी प्रायोरिटी है। इनकी प्रायोरिटी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलना, इनकी प्रायोरिटी है इमरान खान को कुचलना, इनकी प्रायोरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना, इनकी सारी प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन उनकी प्रायोरिटी नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की मईशत नहीं है, पाकिस्तान की सियासत नहीं है, पाकिस्तान का आइन नहीं है, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि बस हमें सिर्फ कंटिन्यू किया जाए। लिहाजा खबर ये है, इत्तला ये है कि पीडीएम मुस्लिम लीग नवाज, इसका मुस्तकबिल मखदूश से मखदूश तर होता जा रहा है। और अब ये मदद किससे मांग रहे हैं? मदद मांग रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज आर्मी चीफ से। आर्मी चीफ से, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगी जा रही है, जीएचक्यू से मदद मांगी जा रही है कि जी हमें
آگے لے کے جائیں، ہمیں سہارا دیں، ہماری بیساکھیاں بنیں اور ہمیں آگے اگلی حکومت بھی ہمیں ملنی چاہیے۔ کس طریقے سے مدد مانگ رہے ہیں؟ استحکام پاکستان پارٹی IPP، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر سے یہ مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں اور ہم آپس میں مل بیٹھ کے پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں اور آگے مل کے کھاتے پیتے ہیں۔ تو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے کون ہیں جی؟ ماسٹر پلیئر کون ہیں؟ ان کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ ان کو کنٹرول ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ رہے ہیں، GHQ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اس وقت مسلم لیگ نواز جو ہے وہ GHQ سے مدد مانگ رہی ہے کہ ہمیں الیکشن جتوانے کے لیے، ہمیں اگلے الیکشن کے بعد اقتدار میں واپس لانے کے لیے ہمیں مدد کی جائے، ہمیں استحکام پاکستان پارٹی IPP کے ساتھ ہماری ایڈجسٹمنٹ کروائی جائے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروائی جائے، تاکہ یہ جیتیں اور ہم جیتیں، ہم آپس میں مل کے کھیلیں اور ہم آگے بڑھیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ان کا پرسان حال کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ صاحب جا رہے ہیں اور بہت جلد جا رہے ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ مریم صاحبہ کے حالات پتلے ہیں، اور وہ ہم نے دیکھ لیا کہ باغ میں آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا، سردار تنویر الیاس جو ہے نا اہل ہو گئے تھے، وہ تو واپس حلقے میں نہیں گئے، کیونکہ وہ بھی استحکام پاکستان پارٹی IPP میں شامل ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز میں وہ بھی شامل ہیں، تو لہٰذا وہ بھی سدھار گئے، اور وہ باغ کا الیکشن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی ہے۔ مسلم لیگ نواز کی کمپین کس نے چلائی؟ مسلم لیگ نواز کی کمپین نواز شریف صاحب نے چلائی، مریم صاحبہ نے چلائی، مریم صاحبہ نے جلسہ کیا، رانا ثناءاللہ صاحب پورا دن جا کے بیٹھے رہے اور وہاں پہ لطیفے سناتے رہے، عمران خان کے خلاف باتیں کرتے رہے، PTI کے خلاف باتیں کرتے رہے، ہم الٹا لٹکا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن الیکشن نہیں جیت سکے، اور آزاد کشمیر باغ کا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آگے موڈ کیا ہے اور کیا ہے۔ تو مسلم لیگ نواز اور PDM جمع خاطر رکھیں جی، اور آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کیا ہوگا۔ تو یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی، اور یہ ہے سب کچھ۔ مسلم لیگ نواز اب مدد مانگ رہی ہے GHQ سے، ISPR سے، اور ہماری ملٹری لیڈرشپ سے، اسٹیبلشمنٹ سے، کہ جناب ہمارے لیے ساز و سامان پیدا کریں۔ اور مریم صاحبہ بھی کافی پریشان دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ وہ جلسے میں گئی تھی باغ میں، انہوں نے جلسہ کیا تھا، تقریر کی تھی، لیکن ان کو تقریر کرنے میں مزہ نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ عمران خان کا نام لینے پر پابندی تھی، اور اس لیے عمران خان کا نام چونکہ نہیں لیا جا سکتا تھا، لیکن وہاں پہ تقریر تو انہوں نے کافی دیر کی تھی، اور اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ ہے صورتحال۔ خان صاحب محظوظ ہو رہے ہیں ساری سچویشن کے مطابق، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندازوں کے عین مطابق ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔